नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इतिहास की एक और क्लास में। आज है क्लास नंबर 2। आज की इस क्लास में हम 20 एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं और जो ये 20 एमसीक्यूज़ होने वाले हैं ये आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, यूजीसी, एनटीए और नेट में अभी तक पूछे गए प्रश्न होने वाले। इसमें अधिकांशतः आपको पीवाईक्यूज़ देखने को मिलेंगे और आपको हर क्वेश्चन के नीचे आपको उस क्वेश्चन की डिटेल मिल जाएगी कि वो क्वेश्चन कब और किस एग्ज़ाम में आया है और किस साल आया है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो जो मेहरगढ़ है वो बोलन नदी के तट पर अवस्थित है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन यानी कि डिसाइफर, अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं, विकुटन डिसाइफर यानी कि एक रहस्यमय लिपि यानी कि एक रहस्यमय भाषा जिसको समझना और उसके अर्थ को समझाना, इसको विकुटन बोलते हैं। तो ये सबसे पहले किसने किया? तो ये सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो जेम्स प्रिंसेप था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो जो इसकी प्रेम कहानी स्थित है वो मालविकाग्निमित्रम इसमें स्थित है। और जो ये मालविकाग्निमित्रम है ये कालिदास का प्रथम नाटक है। ये कालिदास का प्रथम नाटक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें असत्य कथन बताना है। कथन एक है हमारे पास, आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। कथन 2 है, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। कथन 3 है, प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का चलन था। कथन 4 है हमारे पास, रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। तो चलिए अब हम इसमें से असत्य कथन को बताते हैं। सबसे हम स्टार्टिंग से कथन को देखते हैं। कथन 1 है, आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। तो जो कथन 1 है वो कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 है, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये कथन भी ठीक है। प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का चलन था। जो ये कथन है ये गलत है, क्योंकि प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, बल्कि धातु मुद्रा का चलन था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारा ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। हमें सही कथनों के बारे में बताना है। कथन 1 है हमारे पास, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। कथन 2 है, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने आनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। कथन नंबर 3 है, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कृतियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। तो जो हमारे जो तीनों कथन है वो तीनों कथन बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 हमारे पास लेखक की सूची दी गई है। सूची 2 हमें पुस्तकों की सूची दी गई है। हमें लेखकों को उनके द्वारा रचित पुस्तकों से सम्मिलित करना है। तो देखिए, जो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया है इसके जो लेखक है वो नीलकंठ शास्त्री हैं। तो ये 1 हो जाएगा। नीलकंठ शास्त्री हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं। और वंडर टाइज वॉज इंडिया, इसके जो लेखक है वो A.L. बोशम है। A.L. बोशम इसके लेखक है वंडर टाइज वॉज इंडिया के। और एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसके जो लेखक थे वो D.D. कोसंबी है। इसके जो लेखक है वो D.D. कोसंबी है। और
एंडो आर्यंस, इसके जो लेखक है वो राजेंद्र लाल मित्र। तो देखिए कौन सा कूट इनमें से सही बैठता है। तो देखिए 2A बी, तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा बी। हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन 1 है, दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। कथन नंबर 2 है हमारे पास, पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। तो हमें इनमें से कौन सा सही है वो सम्मिलित करना है। तो हम कथनों को फिर से पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। तो जो दक्षिण भारत में ईंटों के विहार नहीं बल्कि दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे। तो हमारा कथन 1 गलत है, कथन 1 गलत हो गया। पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे, ये भी गलत है क्योंकि पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण होता था। तो इसका आंसर होगा डी, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि दक्षिण भारत में पत्थरों के मंदिर बनाए जाते थे और पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण होता था। अतः दोनों ही कथन गलत हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है। तो हमें इनमें से कौन सा महापाषाण कहा जाता है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास गुफा, बी है मंदिर, सी है कब्र और डी है उपकरण। तो जो सी है, जो कब्र है, इसको महापाषाण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो जो अष्टाध्यायी है 8 अध्यायों वाली, इसके जो रचयिता वो पाणिनि है। इन्होंने इसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो हमें सही कथन बताने हैं। कथन 1 है हमारे पास, जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। कथन 2 है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। कथन 3 है, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, केवल 1 और 3 ही सही है, क्योंकि जो कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो एक आर्थिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक राजनीतिक ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 11 है, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें अभिलेख के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 दिया है हमें, इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र यानी कि पोलियोग्राफी कहलाता है। कथन 2 है, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र, पुरालेख विधि यानी कि एपिग्राफी कहलाता है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो हम कथन देखिए, इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र यानी कि पोलियोग्राफी कहलाता है, तो ये कथन गलत है। इनका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, इनका अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। और जो कथन 2 है, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहलाता है, ये कथन भी गलत है। इनका अध्ययन कहलाता है पोलियोग्राफी। इनका अध्ययन क्या कहलाता है, इनका अध्ययन कहलाता है पेलीग्राफी, पेलियोग्राफी। तो हमारे ऑप्शन देखिए, अब केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है, ये दोनों ही गलत हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारे पास,
प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। कथन ए है हमारे पास, प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। कथन 2 है हमारे पास, प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई है। सी है हमारे पास, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कथन डी है, हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं के हिंद नाम से विवादित हुआ है। तो देखिए हमें इनमें से असत्य बताना है, तो जिनमें असत्य है वो है ऑप्शन सी। तो जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे वो सिर्फ केवल केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में नहीं थे, बल्कि साथ ही प्राकृत भाषा, ब्राह्मी भाषा, खरोष्टी और अरामाइक भाषा। तो जो सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा, ब्राह्मी भाषा, खरोष्टी भाषा और अरामाइक भाषा इनमें थे। तो ऑप्शन होगा हमारे पास सी। हमारा 13वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें अब भारतीय इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है हमारे पास, प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ प्राकृत भाषा में मेषचर्म तथा काष्ठफलकों पर लिखी जाती थी। कथन 2 है हमारे पास, वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझाने के लिए की गई थी। कथन 3 है हमारे पास, व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। तो हमें इन ऑप्शनों में से बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2, क्योंकि जो प्राचीन भारत में जो पांडुलिपियाँ थी, जो प्राचीन भारत की जो पांडुलिपियाँ थी वो मेषचर्म और कोष्ठफलकों पर नहीं लिखी जाती थी, बल्कि पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर मिलती थी। ये भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती थी। तो ऑप्शन होगा इसका सी। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो हमें वैदिक साहित्य का सही क्रम लगाना है। ऑप्शन ए है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ऑप्शन बी है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सी है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन डी है ब्राह्मण, वैदिक संहिताएं, आरण्यक और उपनिषद। तो जो इसका सही क्रम है जो इसका सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इसका सही क्रम होगा। प्रश्न नंबर 15 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? देखो आ गया ना प्रश्न, कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? तो हमने पीछे ही बात की थी, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी और रामायिक, ये उसके अभिलेखों में प्रयुक्त है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 16 है हमारे पास, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है हमें ये बताना है। कथन ए है हमारे पास, सांद्रकोतस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है ये। मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। नहीं, मेगास्थनीज अशोक के दरबार में
दूत बनकर, अशोक का दूत नहीं था बल्कि ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये सेल्यूकेट निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन सी है, हेनशांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ये ऑप्शन सही है हमारे पास। फाहियान और हेनशांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। ये ऑप्शन भी ठीक है। तो जो ऑप्शन जो गलत है वो ऑप्शन है बी, मेगास्थनीज अशोक के दरबार का राजदूत बनकर आया था। ये ऑप्शन गलत है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और जो इसने जो रचना की थी उस रचना का नाम था इंडिका। इसकी जो रचना थी वो इंडिका थी। प्रश्न नंबर 17 है हमारे पास। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, हमें सूची 1 में लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में रचनाएं। तो हमें लेखक को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। ऑप्शन ए में हमें लेखक का नाम दिया मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की जो रचना थी वो इंडिका थी, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी पिछले प्रश्न में की थी। जो ऑप्शन बी में हमारे पास टोलेमी है। टोलेमी की जो रचना है वो जियोग्राफी रचना है वो टोलेमी की है। और पिलनी, ऑप्शन सी में हमारे पास लेखक का नाम दिया पिलनी। पिलनी की जो रचना है वो जो नेचुरल जो हिस्टोरी का जो रचना है वो पिलनी की है। और हेनशांग की जो रचना है वो सीयुकी ये हेनशांग की रचना है। तो देखिए अब हमारा कौन सा इस कूट में कौन सा हमारा प्रश्न जाता है। तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन इसमें जाता है वो हमारे पास जाता है ऑप्शन नंबर सी, A3, B1, C2 और D4। ये हमारा 17 क्वेश्चन था। हमारे पास 18 क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें भी हमें लेखक को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में हमें दिया गया है बाणभट्ट। तो जो बाणभट्ट की जो रचना थी वो है हर्षचरित। जो बाणभट्ट की रचना है वो ये बाणभट्ट की रचना है। इसमें हमें जो राजा हर्षवर्धन है इसके आरंभिक जीवन का हमें वृतांत देखने को मिलता है। ऑप्शन बी में हमें लेखक का नाम दिया है विल्हण। तो जो विल्हण की जो रचना है वो रचना है विक्रमांक देव चरित। तो जो विल्हण की जो रचना है वो है विक्रमांक देव चरित। ऑप्शन सी में हमें लेखक का नाम दिया अतुल। तो जो अतुल की जो रचना, जो ये मूषिक वंश जो रचना है ये अतुल लेखक की है। तो जो मूषिक वंश रचना है वो अतुल की है। ऑप्शन डी में हमें लेखक का नाम दिया संध्याकर नंदी। तो जो संध्याकर नंदी की जो रचना है वो रामचरित रचना है वो संध्याकर नंदी की है। तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जाता है। देखिए, इनमें से जो हमारा ऑप्शन जा रहा है वो ऑप्शन जा रहा है सी, बाणभट्ट की रचना हो गई। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित, विल्हण की विक्रमांक देव चरित, अतुल की मूषिक वंश और संध्याकर नंदी की रामचरित। तो ये हमारा 18 क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन देखिए अब। भारत के प्राचीनतम पंचमार्ग आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। तो जो भारत के प्राचीनतम पंचमार्क्स आहत जो सिक्के होते थे वो चांदी के धातु के बने होते थे। ये हमारा 19 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब हमें आरंभिक पुरापाषाण के संदर्भ में जो नीचे कथन दिए गए हैं इन पर विचार करना है। तो देखिए, कथन नंबर 1 है हमारे पास, पुरापाषाण युग का आदिम मानव, जो पुरापाषाण युग का आदिम मानव था वो खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। कथन 2 है हमारे पास, इस युग के औजार विदारणी और
शामिल है। जो विदारणी है, विदारणी मतलब कि क्लीवर, और जो खंडक है उसको चॉपर भी बोलते हैं। ऑप्शन 3 है हमारे, कथन 3 है हमारे पास, इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। तो देखिए उपयुक्त कथनों में से हमें कौन से सही है, तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है हमें ये पता करना है। तो देखिए पुरापाषाण युग का आदिम खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था, ये कथन बिल्कुल सही है। इस युग के औजार विदर्णी और खंडक शामिल थे, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी के तट में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो जो हमारा इनमें से जो ऑप्शन जाता है वो ऑप्शन जाता है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। तो ये थे हमारे आज के 20 MCQs क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए।